गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेफ्रोनिक्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है साइबर वॉरफेयर की इस सीरीज के एपिसोड 1 में। सबसे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और वो क्या है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, माई सेल्फ सचिन, CEO ऑफ डेफ्रोनिक्स एकेडमी, और आप मुझे इस सीरीज का अपना मेंटर और गाइडर भी समझ सकते हो। अब अगर आपको ऐसे ही हाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर जाकर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा और उस लिंक पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक करने के बाद आपको हमारे डेफ्रोनिक्स एकेडमी और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ताकि जब भी कोई भी अनाउंसमेंट होगी, नेक्स्ट किसी भी सेशन की कोई भी बिग अनाउंसमेंट होगी, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब डेफ्रोनिक्स एकेडमी एक बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रहा है, और वो विजन क्या है? हर एक स्टूडेंट को वो राइट एजुकेशन मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं, एक ही जगह पर एक ही साथ, ताकि आपको बार बार अलग अलग चीजों के लिए इधर उधर ना भागना पड़े। हम बस यही चाहते हैं कि आपका टाइम और पैसा दोनों बचे, ताकि आप अपनी लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें बहुत ही आसानी से बहुत ही बेहतर बना सकें। हम बस यही चाहते हैं कि आप अपने टाइम को, आप अपने मनी को, आप अपने पैसों को सही जगह पर, सही समय पर और अपनी लाइफ को और भी बेटर बनाने के लिए यूज कर सकें। यही डेफ्रोनिक्स का मेन मोटो है, या डेफ्रोनिक्स का मेन विजन है, कि आपको वो राइट एजुकेशन देना जिसके आप हकदार हो, ठीक है, और वो सारी की सारी एजुकेशन एक ही चैनल पर, एक ही जगह पर आपको मिल सके, ताकि क्या होगा कि आपको हर बार सेम कोर्स के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, मल्टीपल्स लोगो, या मल्टीपल्स अकेडमीज, या मल्टीपल कोचिंग अकेडमी के पास ना जाना पड़े, एक कोर्स को आपको 4 बार ना करना पड़े। जिससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम बचेगा, दूसरा क्या होगा कि सेम कंटेंट को बार बार पढ़कर आपका जो इंटरेस्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के प्रति, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड को, दैट इज कॉल्ड एपिसोड 1। ओके। अब सबसे पहले एक सवाल जो इस वक्त आप सभी के दिमाग में बहुत तेजी से दौड़ रहा होगा, सर आखिर ये सीरीज बनाई किसके लिए है? क्या मुझे अपना वक्त इस पे लगाना चाहिए? और सर अगर मैं अपना जो कीमती वक्त इस सीरीज पे लगाऊंगा, मेरे को इस सीरीज से क्या फायदा होने वाला है? बेसिकली आप ये जानना चाहते हैं कि सर मैं आपके पास इस सीरीज में क्यों ज्वाइन करूं? आप ये जो सीरीज लेकर आए हो, इसके मेरे क्या क्या बेनिफिट होंगे, इससे मुझे क्या फायदा मिलने वाला है और मुझे क्या फायदा नहीं मिलने वाला। बेसिकली आपके यही सवाल हैं। लेकिन आपको अगर सच बोलूं कि इसका जो जवाब है, ये जितने भी आपके सवाल हैं, और आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल और भी पैदा होने वाले हैं, तो लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो इन सभी का जवाब आपको वक्त के साथ, जैसे जैसे आपके एपिसोड्स आगे बढ़ेंगे, खुद के खुद मिल जाएगा। क्योंकि उन सवालों का जवाब उसी वक्त पर सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। उनका जवाब आपको वक्त आने पर, सही समय पर सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन सवाल है, उसका जवाब मैं आपको अभी दे देता हूं। देखो, अब आप चाहे एक आईटी इंजीनियर हो, किसी कंपनी में आईटी सिक्योरिटी की कमान संभाल रहे हो, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हो, या फिर एक रेड टीमर या ब्लू टीमर्स हो, मतलब चाहे आप ऑफेंसिव साइड काम कर रहे हो या डिफेंसिव साइड, किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, साइबर सिक्योरिटी के शौकीन हो, या फिर साइबर वर्ल्ड में काम करने की सोच रहे हो, ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए है, ठीक है। और जितने भी लोग फ्रेशी हैं, या जो लोग सोच रहे हैं कि सर क्या ये सीरीज फ्रेश स्टार्टअप के लिए भी है, मतलब कि
कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप आईटी इंजीनियर, चाहे आप आईटी इंजीनियर हो, चाहे आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो, चाहे आप बिल्कुल फ्रेश ही हो, सब लोग इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हो तो इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ, हमेशा मैं अपने कोर्स की भी गारंटी देता हूँ, तो इस सीरीज की भी गारंटी देता हूँ कि ये सीरीज आपके लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाली है। क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी रियलिटीज हैं, ऐसी ऐसी सच्चाई हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो सबसे बड़ी बात, इस सीरीज में कोई भी किताबी रट्टाफिकेशन का चक्कर नहीं है, ना ही कोई फॉर्मल एग्जाम का चक्कर है। लेकिन अगर आपको काम करने में मोटिवेशन चाहिए तो फिर ये सीरीज आपको मिस नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये सीरीज है, इसमें सिर्फ हम थ्योरी पर नहीं बल्कि बहुत सारे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज होंगे जिन पर हम खुलकर बात करने वाले हैं, जो हर रोज हर वक्त हर पल आपके दिमाग के साथ खेलते हैं और जो आपको पता भी नहीं चलता कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। तो जो ये सवाल है कि सच में ऐसा हो रहा है, ठीक है, इन सब का जवाब इस सीरीज में आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो सबसे मजेदार क्या है कि इस सीरीज में आपको ना तो कोई लंबे चौड़े नोट्स बनाने की जरूरत है, ना ही कुछ याद रखने की जरूरत है। बस आपको हेडफोन को लगाना है और हर एक एपिसोड को ध्यान से सुनना है और समझना है। बस हर एक एपिसोड को क्या करना है, सुनना और समझना है। अब और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खासियत इस सीरीज की क्या है कि आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप एक एम्प्लॉय हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आप इस सीरीज को काम करते करते देख भी सकते हो, या जो आपके बाकी जो दोस्त हैं, भाई हैं, बंधु हैं, या जिनके साथ आप काम कर रहे हो उनके साथ भी, जैसे आप क्या करते हो, कई बार कोई न्यूज होती है तो न्यूज चैनल चलाकर भी देख सकते हो ना। सेम उसी तरीके से आप इस सीरीज को भी उन सबके साथ मिलकर देख सकते हो, ताकि आपके साथ साथ बाकी जो लोग हैं वो भी एजुकेट हो जाए। अब चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो तब भी आप इस सीरीज को देख सकते हो। अगर आप इवनिंग वॉक कर रहे हो तो सिर्फ हेडफोन लगाकर सुन सकते हो, या फिर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो तब भी हेडफोन लगाकर सुन सकते हो, या आप मस्ती कर रहे हो, दोस्तों में बैठे हो, तो तब भी सारे दोस्त मिलकर इस सीरीज को एक साथ देख सकते हैं, या फैमिली के साथ देख सकते हो, या फिर मतलब जब टाइम आपको मिले तब इस सीरीज को आप देख सकते हो। इस सीरीज के लिए आपको अलग से कुछ भी या कोई भी टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। और सबसे खास बात सीरीज की यही है कि यहाँ पर आपसे कोई भी स्पेशल टाइम नहीं मांगा जा रहा। अदरवाइज हर कोर्स में हर चीज के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एग्जाम प्रिपरेशन करनी पड़ती है, या फिर आपको किसी इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ती है। तो उन सबके लिए आपको क्या करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। बट इस सीरीज को आप कोई भी काम करते हुए, कुछ भी काम करते हुए, कैसे भी कहीं पर भी, जब आपको टाइम मिले, थोड़ा थोड़ा करके भी इस सीरीज को आप क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अब ये सीरीज क्यों बनाई गई है, सबसे बड़ा सवाल, ये सीरीज क्यों बनाई गई है, ठीक है, सबसे बड़ा सवाल यही है। देखो, जमाना बदल चुका है। पहले जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी वो जमीन पर लड़ी जाती थी, या फिर हवा में लड़ी जाती थी, या फिर पानी पर लड़ी जाती थी। लेकिन आज के डिजिटल युग में एक और नया और सबसे खतरनाक मैदान जुड़ चुका है, और वो है द फोर्थ डोमेन ऑफ वॉरफेयर, दैट इज साइबर वॉरफेयर। दैट इज साइबर वॉरफेयर। क्योंकि पहले की जो लड़ाइयाँ थी और अभी की जो लड़ाई है उन दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि पहले जो लड़ाई लड़ी जाती थी वो तीन ही तरीके से लड़ाई लड़ी जाती थी, या तो जमीन पर लड़ी जाती थी, एयर में, या समुद्र के रास्ते, मतलब नेवी के द्वारा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक और फोर्थ डोमेन ऑफ वारफेयर आ गया है जिसको हम साइबर वारफेयर बोलते हैं, और जिसके ऊपर हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की है। ओके, अब ये एक ऐसी डिजिटल जंग है जो हर वक्त हर रोज हर पल आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करती है। और जब आप इस फोर्थ डोमेन की
जो फोर्थ डोमेन है जिसको हम साइबर वारफेयर बोलते हैं, जब आप इसकी गहराई में उतरकर इसको समझने की कोशिश करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी असली पावर और वैल्यू क्या है। और फिर आपको अपने काम को करने में जो मजा आएगा या जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, उसका लेवल कुछ अलग ही होगा। मतलब देखो, हम क्या करते हैं कि आप हो सकता है किसी गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो, या फिर आप नॉर्मल एक स्कूल में आप कोई कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो, या फिर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हो। मतलब आप रोज ऐसे काम करते हो जिससे आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। आप एक एचआर डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हो, एक नॉर्मल छोटे से एम्प्लॉय भी हो सकते हो। तो ये हर उस इंसान को क्या करती है, इफेक्ट करती है। ठीक है, ये हर उस इंसान को इफेक्ट करती है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी पावर और वैल्यू क्या है कंपनी में। इवन आपके जो सीनियर्स, आपके बॉस, आपके मैनेजर्स, उनको भी नहीं पता होता, क्योंकि उनको खुद की वैल्यू नहीं पता। जो वो काम कर रहे हैं, वो काम कितना इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है 9 to 5 की जॉब है और इसको बस करते हैं, निकलते हैं। अगर साइबर अटैक होता है तो होने दो, मुझे तो नहीं पता था। ये हमेशा आप एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते, बिकॉज ये वो लड़ाई है जो जरूरी नहीं कि वो आपके कंपनी के सिस्टम पर ही अटैक करते हैं। ऐसा नहीं है। ये लड़ाई आपके खुद के स्मार्टफोन से भी स्टार्ट होती है। जरूरी नहीं है कि आपके सिस्टम का डेटा ही इंपॉर्टेंट है। आपका स्मार्ट डिवाइस, खुद का जो लैपटॉप है, खुद का जो डेस्कटॉप है, खुद का जो मोबाइल फोन है, वो भी इसका क्या हो सकता है, हिस्सा हो सकता है। तो इसीलिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फोर्थ डोमेन है आपका वारफेयर का, जिसको हम साइबर वारफेयर बोलते हैं, ये आपको बिल्कुल समझना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी लेट हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जिसने उन 1970s में ही इस डोमेन को स्टार्ट, जो फोर्थ डोमेन था आपका, जो साइबर वारफेयर था, इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। लेकिन अगर आज हमने साइबर वारफेयर के बारे में नहीं सीखा, अगर आज हमने साइबर वारफेयर के बारे में नहीं सुना, या उस पे आज डिस्कशन नहीं किया, तो फिर हम इतने ज़्यादा लेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। फिर हम इस दुनिया में, इस रियल वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज हम समय के रहते जो चीज़ें सीखी जाती हैं, वो बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि टाइम निकलने के बाद जो चीज़ सीखी जाती है, उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती जो समय के साथ सीखी जाती है। तो ये था आपकी सीरीज का इंट्रोडक्शन, और अब करते हैं अपनी कहानी की शुरुआत। ठीक है, ये था आपकी सीरीज का इंट्रोडक्शन। कहानी की शुरुआत करते हैं। देखो, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब वो सवाल क्या है कि अगर आप किसी साइबर अटैक के बारे में सुनते हैं जहां पर किसी हेल्थ केयर का डेटा चोरी हुआ है, जहां जैसे कि पेशेंट का नेम, उनकी बर्थ डेट, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स, या फिर और ऐसी जैसे कि उनकी इंश्योरेंस डिटेल, एटसेट्रा, तो आपके दिमाग में सबसे पहला मोटिव क्या आता है? मतलब कि अटैक का कारण क्या हो सकता है? कि जब आपको ये सुनने को मिले कि साइबर अटैक हुआ है किसी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जिसमें जो पेशेंट हैं उनके नाम, उनके बर्थ डेट, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स या उनकी इंश्योरेंस डिटेल्स का डेटा लीक हुआ है, उनका डेटा चोरी हुआ है, तो जब आप ये सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि ये अटैक का कारण क्या हो सकता है? ऑब्वियसली फाइनेंशियल गेन आपके दिमाग में आएगा, राइट? कि ब्लैक मार्केट में डेटा बेचा जाएगा, या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई रैंसमवेयर डिमांड की जाएगी, या फिर जो आइडेंटिटी है वो थेफ्ट की जाएगी। ये 3-4 चीजें आपके दिमाग में आती हैं। लेकिन आज के एपिसोड में हम एक ऐसे इंसिडेंट को डिसेक्ट करेंगे जिसने साइबर सिक्योरिटी की दुनिया के पूरे पैराडिगम को ही बदल दिया, मतलब सोचने के नजरिए को ही बदल दिया। और वो क्या था? हम बात कर रहे हैं जनवरी 2014 के एंथम डेटा ब्रीच की। ये कहानी शायद आपको किसी
स्पाई नॉवल जैसी लग सकती है, लेकिन मेरे दोस्तों ये जो कहानी है ये 100% रियल है। यहाँ पर कुछ भी अपने पास से जोड़कर नहीं बनाया गया है। ये कहानी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, गूगल करोगे तब भी ये कहानी आपको मिल जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कंपनी का सर्वर कॉम्प्रोमाइज होने से इंटरनेशनल स्पाइसेस का पर्दाफाश हो गया। मतलब कि एक नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी का सर्वर कॉम्प्रोमाइज होता है और जब उसकी हिस्ट्री को ट्रैक किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, तब एक इंटरनेशनल क्रिमिनल या एक इंटरनेशनल स्पाइसेस का पर्दाफाश होता है, या एक ऐसी चीज के बारे में पता चलता है जिसका कनेक्शन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। तो लेट्स डाइव इन। अब कहानी की शुरुआत होती है लेट जनवरी 2014 में। एंथम जो उस वक्त यूनाइटेड स्टेट की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर में से एक थी। अब उनके एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी स्क्रीन पर कुछ बहुत ही अजीब नोटिस किया। और वो क्या था कि उसने नोटिस किया कि पिछली रात को जो प्रीवियस नाइट थी, उसी एडमिनिस्ट्रेटर के यूजर अकाउंट के क्रेडेंशियल का यूज करके किसी ने बैकडोर एक्सेस के जरिए सिस्टम में लॉगिन किया था और उनके कोर डेटाबेस पर कुछ हैवी अनऑथराइज्ड क्यूरीज को एग्जीक्यूट किया था। अब जब इन्होंने इन क्यूरीज को ध्यान से देखा तो पाया गया ये क्यूरीज कोई नॉर्मल सिस्टम मेंटेनेंस या रूटीन बैकअप का हिस्सा नहीं थी। तो जिसका मतलब साफ था, जिसका हिंट क्लियर और कैलकुलेटेड हिंट था, या जिसको हम बोल सकते हैं कि जब उन्होंने एनालिसिस हल्का सा एनालिसिस परफॉर्म किया, जब उन्हें पाया गया कि भाई जो क्यूरीज एग्जीक्यूट की गई है सर्वर के ऊपर, वो किसी नॉर्मल मेंटेनेंस या रूटीन बैकअप का हिस्सा नहीं थी। मतलब वो नॉर्मल क्यूरीज नहीं थी, डेली बेसिस काम परफॉर्म करने वाली वो क्यूरीज नहीं थी। तो इसका एक सीधा ही एक कैलकुलेटेड हिंट था कि किसी ने एंथम के सर्वर से सेंसिटिव कस्टमर डेटा को बल्क में क्यूरी करके एक्सट्रैक्ट किया है। मतलब कि एंथम के डेटाबेस से, एंथम के सर्वर से डेटा चोरी हुआ है। और जैसे ही रेड फ्लैग हुए, जब तक जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स थी वो एक्टिव होती और जो अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हुए थे उनको फ्रीज करती, तब तक जो गेम था वो शुरू हो चुका था। गेम शुरू होने का मतलब क्या है कि अटैकर्स ने लगभग 78.8 मिलियन यानी 8 करोड़ से भी ज्यादा यूनिक पेशेंट्स का सेंसिटिव डेटा फिल्टर आउट करके सक्सेसफुली एक्सफिल्ट्रेट कर लिया था। मतलब कि 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का डेटा एक्सफिल्ट्रेट कर लिया गया था, मतलब चुरा लिया गया था। अब ये डेटा ब्रीच था, यूएस हिस्ट्री के सबसे बड़े हेल्थ केयर डेटा ब्रीच में से एक बन गया था। अब इसमें चुराया क्या गया था? फुल नेम्स, बर्थडेज, मेडिकल आईडी नंबर्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स। अब ये सोशल सिक्योरिटी नंबर्स जो होता है वो जैसे इंडिया में आधार कार्ड है, वैसे ही यूएस में ये किसी भी एक सिटीजन की यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो वो लीक हो गए। उनके एड्रेसेस, ईमेल आईडीज, एम्प्लॉयमेंट डेटा, इनकम डेटा, ये सारा डेटा क्या किया गया था उस क्यूरीज के द्वारा, या जो अटैकर था, जो बल्क में उसने क्यूरी की थी सर एंथम के सर्वर पर, उसमें ये सारा डेटा क्या किया गया था, चुराया गया था। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आता है, और वो पॉइंट है, और सॉरी मैं आपको दोबारा बता दूं, यहाँ पर क्या होता है कि जब इतना सब कुछ हो गया तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ये था कि जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक ऑर्डिनरी हैकर्स और नेशन स्टेट अटैकर्स के बीच में क्या फर्क है। क्योंकि इस टर्निंग पॉइंट से पता चलता है कि जो एक ऑर्डिनरी हैकर्स होता है और एक जो नेशन स्टेट जो अटैकर्स होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। और वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि अटैकर्स ने किसी भी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, बैंकिंग पासवर्ड्स या मेडिकल ट्रीटमेंट हिस्ट्री को टच तक नहीं किया। नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप अटैक करोगे, मैं अटैक करूंगा, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को क्या करेंगे, चुराएंगे। बैंकिंग के जो पासवर्ड्स हैं उनको चुराएंगे।
या मेडिकल ट्रीटमेंट हिस्ट्री है, उनको चुराएंगे। लेकिन इस अटैक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, सॉरी, इस अटैक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर सोचोगे कि अगर कोई आम साइबर क्रिमिनल गैंग होती, वो क्या करते, वो सबसे पहले फाइनेंशियल डेटा चुराते ताकि उसे डार्क वेब पर बेचकर तुरंत पैसा कमा सके। जैसे कि बहुत सारे क्या होते हैं, डेटा ब्रीचेज होते हैं और जो डार्क वेब पे लीक होते हैं, उनका मोटो क्या होता है, उनका मोटो एक ही होता है कि पैसा कमाना। बट यहां पर ऐसा कोई भी मोटो नहीं था। उनका टारगेट बिल्कुल स्पेसिफिक था, हाई वैल्यू आइडेंटिटी प्रोफाइल्स। क्या था, हाई वैल्यू आइडेंटिटी प्रोफाइल्स, मतलब कि लोगों की एक डीप वेरीफाइड बायोलॉजिकल और ऑफिशियल आइडेंटिटीज को चुराना। मतलब उनके पास एक ऐसी आइडेंटिटी चाहिए थी जो काफी डीप हो, काफी वेरीफाइड हो, बायोलॉजिकल हो और ऑफिशियल आईडीज हो। मतलब एक ही बार में जो डेटा मिले वो बहुत सॉलिड डेटा मिले। लेकिन फिर भी सवाल यही उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक इंश्योरेंस कंपनी का डेटा किसी देश को क्या जियोपॉलिटिकल फायदा पहुंचा सकता है, या एक इंश्योरेंस कंपनी के डेटा से किसी देश को क्या फायदा हो सकता है। ऑब्वियसली सवाल तो यही है अभी भी कि भाई उन्होंने कोई बैंकिंग पासवर्ड नहीं चुराया, पैसे नहीं चुराए उन्होंने, ना ही डेटा उन्होंने डार्क वेब पे बेचा, ना कोई रैंसमवेयर डिमांड हुई, कुछ नहीं। तो फिर भी उन्होंने ऐसा किया क्यों, कुछ तो वजह रही होगी ना। या फिर एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसका डेटा किसी दूसरे देश के लिए क्या फायदा पहुंचा सकता है। अब ये सवाल तो दिमाग में आने ही थे। तो इस सस्पेंस को भी हम क्या करते हैं, अभी डिकोड करेंगे। इस सस्पेंस को भी अभी हम क्या करने वाले हैं, डिकोड करने वाले हैं। तो जैसे ही अटैक हुआ, आपको पता है अटैक होने के बाद क्या होता है, थ्रेट थ्रेट हंटिंग होती है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स होता है, बहुत सारी चीजें परफॉर्म होती है। तो अटैक के तुरंत बाद इंडस्ट्री के टॉप टीयर थ्रेट इंटेलिजेंस वेंडर ने, स्पेसिफिकली उसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, सिमेंटिक और ट्रेंड मैक्रो, उन्होंने क्या किया, इंटेंसिव फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। साथ के साथ मालवेयर टेलीमेट्री जो मैपिंग थी, दोनों परफॉर्म करना स्टार्ट कर दी। इसके बाद 2015 तक उनको ये सारा टाइम, उन्होंने क्या किया, थ्रेट हंटिंग की, सब कुछ किया, उनको लग गया अराउंड पूरा 1 साल। और 2015 तक आते आते उन्होंने क्या किया, जो ये टारगेटेड थ्रेट एक्टर ग्रुप था उसको प्रोफाइल किया और इस ग्रुप को एक कोड नेम दिया। कोड नेम क्या दिया, ब्लैक वाइन। कोड नेम दिया ब्लैक वाइन, जिसे हम APT17 या डीप पैंडा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन 2015 में इन्होंने जो नाम दिया था वो था ब्लैक वाइन, लेकिन इसे कई जगह पर APT17 या डीप पैंडा के नाम से भी जाना जाता है। अब साइबर सिक्योरिटी में सबसे मुश्किल काम होता है एट्रीब्यूशन। अब ये एट्रीब्यूशन क्या होता है कि स्क्रीन के पीछे बैठे असली चेहरे को पता लगाना। स्क्रीन के पीछे बैठे असली चेहरे का पता लगाना सबसे मुश्किल काम होता है साइबर सिक्योरिटी में। ओके, तो और हमारे केस में क्या हुआ कि जो इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैकिंग, कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स के टाइमिंग और लैंग्वेज पैटर्न से सब इतना पता चला कि ये जो अटैकर थे, ये ये साउथ एशिया के किसी रीजन से ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन यहां पर इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं था, सिर्फ ये एक सस्पिशियन था, एक शक था, एक हवा में था सब कुछ कि हाँ साउथ एशिया के किसी रीजन से ये अटैक ऑपरेट किया जा रहा है। बट इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं था। बस किसके बेसिस पे पता किया गया, जो इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर थी उसको ट्रैक किया गया, कमांड और कंट्रोल सर्वर्स की जो टाइमिंग थी, उनके जो ट्रेसेस मिले उसके बेसिस पर, और जो हर एक अटैकर्स का एक पैटर्न होता है अटैक करने का, ठीक है, या जो लिंग्विस्टिक मार्कर्स जिनको हम बोलते हैं, लैंग्वेज पैटर्न्स, ठीक है, इन सबको कंबाइन करके सिर्फ एक छोटा सा आइडिया मिला कि हो सकता है कि ये अटैक कहां से हो रहा है, साउथ एशिया के किसी रीजन से हो रहा है। लेकिन अब भी इसका कोई पक्का सबूत नहीं था, अब भी इसका कोई पक्का सबूत नहीं था। लेकिन
इसके बाद सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू मिली लगभग 4 साल बाद 2019 में, जब यूएस फेडरल ग्रांड जूरी जब यूएस फेडरल ग्रांड जूरी ने एक ऑफिशियल इंडिक्टमेंट पब्लिश की। अब ये जो ऑफिशियल इंडिक्टमेंट होती है ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल इंडिक्टमेंट के बारे में देखो। ऑफिशियल इंडिक्टमेंट का मतलब होता है सरकारी रूप से या कानूनी रूप से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ग्रुप या किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर बड़े क्राइम का फॉर्मल आरोप लगाना। अगर हम आसान शब्दों में बात करें, जब कोई भी पुलिस या कोई बड़ी जासूस एजेंसी जैसे एफबीआई होगी, सीबीआई होगी, आईबी होगी, साइबर पुलिस होगी, किसी भी क्रिमिनल के खिलाफ सारे सबूतों को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद वो क्या करती है, उन सबूतों को ग्रांड जूरी या कोर्ट के सामने रखती है। कोर्ट क्या करता है, उन सबूतों को रिव्यू करता है, एनालाइज करता है, और एनालाइज करने के बाद एक ऑफिशियल पेपर जारी करता है, और उस पेपर को हम बोलते हैं इंडिक्टमेंट। उस पेपर को हम क्या बोलते हैं, इंडिक्टमेंट, जिसका मतलब है अब मामला सिर्फ सस्पिशियन का नहीं है, मतलब शक का नहीं है, बल्कि अदालत ने भी मान लिया है कि इस इंसान या इस ग्रुप के खिलाफ आपकी जो पुलिस है, एफबीआई है, सीबीआई है, या जो एजेंसी है, जो सबूत उन्होंने पेश किए हैं वो काफी हैं, वो वैलिड हैं, और उन सबूत के बेसिस पर आपके ऊपर केस चलाया जा सकता है, आपके ऊपर एक फाइल ओपन की जा सकती है। इस चीज को कोर्ट ने भी मान लिया। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, ऑफिशियल इंडिक्टमेंट का मतलब है कोर्ट के द्वारा जारी किया गया एक फॉर्मल आरोप पत्र, जो ये प्रूफ होता है कि अब आप पर ऑफिशियली कोर्ट में क्रिमिनल ट्रायल चलेगा। अब कुछ इसी तरह का एक ऑफिशियल इंडिक्टमेंट यूएस फेडरल ग्रांड जूरी या जो यूएस का जो कोर्ट था 2019 में पब्लिश किया, ठीक है। और जो ये इंडिक्टमेंट था, इस इंडिक्टमेंट ने पर्दे के पीछे छुपे हुए सच को ऑफिशियली अनकवर किया। मतलब जब 2019 में जो यूएस का जो गवर्नमेंट के जो ग्रांड जूरी थी, जो कोर्ट था, उन्होंने जो एक ऑफिशियल इंडिक्टमेंट, एक आरोप पत्र जारी किया एक ग्रुप के खिलाफ, उसमें सच्चाई सामने आई कि, और वो सच्चाई क्या थी कि ये जो हैकर्स थे वो एक हाईली सोफिस्टिकेटेड स्टेट स्पॉन्सर्ड चाइनीज हैकिंग रिंग का हिस्सा थे। मतलब ये कोई नॉर्मल इंडिपेंडेंट हैकर्स नहीं थे, कोई मजाक में अटैक करने वाले स्क्रिप्ट किडीज नहीं थे, जो ऐसे ही मजाक मजाक में अटैक कर रहे थे या अपना आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, या फिर आप बोल सकते हो कि उनको अटेंशन चाहिए थी। ये कोई ऐसे अटैकर नहीं थे, ये हाईली डिसिप्लिन्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर वारफेयर रिंग का हिस्से थे। मतलब जिनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ना कोई लीगल फियर, और एक पूरे नेशन स्टेट की बैकिंग थी। मतलब इनके पीछे पूरा देश खड़ा था। एक ये मतलब इंडिपेंडेंट काम नहीं करे थे। बेसिकली बोले कि जो ये ऑफिशियल इंडिक्टमेंट था, इसने ये चीज प्रूव कर दी कि जो अटैक हुआ था वो नॉर्मल अटैक नहीं था, उसके पीछे कोई नॉर्मल हैकर्स ग्रुप नहीं था, उसके पीछे पूरा एक देश की बैकिंग थी। ओके, उसके पीछे पूरे एक देश का बैकिंग था, और वो देश कौन सा था, चाइना। वो देश कौन सा था, चाइना। अभी आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि जो थ्रेट इंटेलिजेंस वेंडर्स होते हैं वो अटैक को ट्रैक करने के लिए कोड के सिग्नेचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अगर उन्हें कोई भी अटैक ट्रैक करना है तो उनको क्या चाहिए, उस पर्टिकुलर मिलिशियस कोड या पेलोड के सिग्नेचर्स चाहिए, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में अटैक हुआ है उसका एक्सेस चाहिए। जबकि जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, जैसे आपकी एफबीआई होगी, आईबी होगी, सीबीआई होगी, वो क्या करती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करती हैं, या फिर सिग्नल इंटेलिजेंस का यूज करती हैं एक्चुअल फिजिकल एट्रीब्यूशन करने के लिए। और जब 2019 में आपका जो थ्रेट इंटेलिजेंस वेंडर थे, या फिर जो आपकी एफबीआई थी, जो गवर्नमेंट एजेंसी थी, इन दोनों का डेटा आपस में क्या हो गया, मैच हो गया। और जैसे ही डेटा मैच हुआ तो फिर सच्चाई सामने आई
कि ये जो ग्रुप था ये कहाँ से ऑपरेट कर रहा था, चाइना से ऑपरेट कर रहा था, या इनके पीछे जो बैकिंग थी वो चाइनीज हैकिंग रिंग की बैकिंग थी, मतलब चाइनीज हैकर्स इनके पीछे थे। तो अब आते हैं इस पूरे केस के सबसे ब्रिलियंट, कैलकुलेटेड और डेंजरस पार्ट पर, और वो कौन सा है, मोटिव। देखो सर, जैसे कि आपने बताया, अगर उन्हें पैसा नहीं चाहिए था, उन्होंने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन तो को टच नहीं किया, उन्होंने कोई पासवर्ड नहीं चुराया, फिर भी उन्होंने 80 मिलियन लोगों का डेटा क्यों चुराया? जब उन्हें क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं, ना कोई पैसे का लेन देन है, ना कुछ है, फिर भी 80 मिलियन लोगों का डेटा चुराया गया, कोई तो रीजन रहा होगा। तो इसी कनेक्शन को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा, साइबर स्पोनेज की रियल ज्योमेट्री को डिकोड करना होगा। जो साइबर स्पोनेज क्या होता है, साइबर जासूसी, तो उसकी जो रियल ज्योमेट्री है उसको डिकोड करना होगा। डिकोड करने का मतलब क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, एक उलझा हुआ सिस्टम होता है ना, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, तो उसको हम क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर उसको ओपन करते हैं और उसकी सच्चाई को सामने लेते हैं। तो कोई भी, चाहे वो नॉर्मल केसेस उठा के देख लो, कोई नॉर्मल पुलिस केसेस उठा के देख लो, या कोई भी फॉरेंसिक केस उठा के देख लो, कोई साइबर क्राइम उठा के देख लो, सब में हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर उसको क्या करते हैं, उसके टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसके चेकअप लिस्ट को फॉलो करते हैं, उसको लेयर बाय लेयर डिकोड करते हैं, और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे कौन था, ये जो क्राइम जिसने किया है उसके पीछे कौन था, किसके साथ इसका लिंक बन रहा है, उसका रियल मोटिव क्या था। अगर पैसा चुराना था तो मनी का फ्लो कैसे होगा, अब ऐसा तो नहीं वो डायरेक्ट अपने अकाउंट में लेगा। तो ये सारे सवालों का जवाब क्या होता है कि किसी भी क्राइम में फाइंड आउट किया जाता है। तो इसी टाइप का हम क्या करने वाले हैं, जो साइबर स्पोनेज की जो रियल ज्योमेट्री है उसको हम डिकोड करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन को समझना होगा। तो अब कनेक्शन को क्यों समझना होगा, कनेक्शन को क्यों समझना होगा, कनेक्शन को इसलिए समझना होगा जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन टारगेट की गई है, जिसके ऊपर साइबर अटैक हुआ है, उसका संबंध किस किस से है, कितनी वो पावरफुल है, उसके ट्रैक रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं, उसके डेटा की क्या इंपॉर्टेंस है। जब तक ये चीजें हमें नहीं पता होंगी, तब तक हम जिसने अटैक किया है उसके बारे में पता नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस कनेक्शन को समझना होगा। तो कनेक्शन समझते हैं, और कनेक्शन में सबसे पहले हम गवर्नमेंट लिंक को समझते हैं। अब एंथम कोई आम कमर्शियल इंश्योरेंस कंपनी नहीं थी, उनका एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट, उनका एक बहुत बड़ा ऐसा सेगमेंट था जो यूएस फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स और उनके थ्रेट इंटेलिजेंस पर्सनल को हेल्थ केयर बेनिफिट्स और इंश्योरेंस प्लान्स प्रोवाइड करता था। तो सबसे पहला कनेक्शन क्या था, गवर्नमेंट लिंक था। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा, इन्हीं सेम अटैकर्स ने एक और पैरेलल पिवेट परफॉर्म किया। पहला कनेक्शन तो पता चला कि भैया ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये क्या करती है, जो यूएस गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, या जो इंटेलिजेंस पर्सनल्स हैं, उनको हेल्थ केयर बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, उनका इंश्योरेंस प्लान मेंटेन करती है। तो ये पहला कनेक्शन हमें समझ में आ गया कि भाई गवर्नमेंट लिंक था इसके साथ। अब दूसरा कनेक्शन क्या हुआ, इन्होंने एक और अटैक परफॉर्म किया और उसी के आसपास एक और अटैक परफॉर्म किया। ठीक है, सेम थ्रेट एक्टर्स ने एक और पैरेलल ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, और वो क्या था, उन्होंने क्या किया, यूएस गवर्नमेंट के ओपीएम पर अटैक किया। अब के बाद सेम उसी टाइम पर पैरेलली, थोड़ा डिफरेंस था, थोड़ा गैप था, बट पैरेलली एक और अटैक किया ओपीएम पर, ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। अब ये ओपीएम होता क्या है उसको समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं ओपीएम को। ओपीएम एक हाईएस्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो हर उस इंसान के बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करती है जिसे टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट क्लियरेंस चाहिए होते हैं। मतलब जब किसी टॉप सीक्रेट जब किसी को टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट क्लियरेंस मिलते हैं, तो उस इंसान के पास देश की ऐसी हाईली सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल डेटा का एक्सेस होता है जो अगर किसी गलत हाथों में चला जाए तो वो पूरे देश की सिक्योर
सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकता है। मतलब अगर किसी इंसान के पास उस गवर्नमेंट के टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट क्लियरेंस है और उस इंसान की के जो एक्सेस हैं आपके किसी दुश्मन देश या आपके किसी अटैकर के पास चले जाएं, तो आप सोच के देखिए कि उस पर्टिकुलर देश की जो सिक्योरिटी है वो कितनी बड़ी ट्रबल में चली जाएगी, वो कितने बड़े खतरे में चली जाएगी। और जैसे कि आपके मिलिट्री प्लान हो गए, आपका स्पाई नेटवर्क्स हो गया, आपके न्यूक्लियर कोड्स हो गए, एटसेट्रा। और जो ओपीएम थी वो इन्हीं लोगों की बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन को हैंडल करती थी, जिनको इन टॉप सीक्रेट का एक्सेस चाहिए। टॉप सीक्रेट की पावर तो पता चल गई कि अब इनका जिन जिन को इनका एक्सेस चाहिए उसकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करती थी ये ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, ओपीएम, ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। अब ये क्लियरेंस किसको मिलता था? ये क्लियरेंस हर किसी को नहीं मिलता था, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता था जिनका काम देश के सिक्योरिटी ऑपरेशन से जुड़ा हो, जैसे कि हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स, जर्नल्स है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के एजेंट्स हैं जैसे रो, सीआईए, आईबी, गवर्नमेंट के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, पेनटेस्टर्स, या डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर्स के कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे कि जो गवर्नमेंट के लिए वेपन बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उन सबको। अब जो गवर्नमेंट क्या है कि अगर गवर्नमेंट किसी को अगर इतना बड़ा एक्सेस दे रही है, तो इतना बड़ा एक्सेस देने से पहले वो क्या करती है, उसके लाइफ के एक एक पन्ने को खोलकर देखती है। और ये काम कौन करता है? ओपीएम। ये काम कौन करता है? ओपीएम, ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। जैसे कि उसका बैकग्राउंड चेक करना कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करना कि उसके ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है, कहीं उसका कोई फायदा उठा सके, फॉरेन कनेक्शन उसके क्या क्या है, हो सकता है कि दुश्मन देश में उसके रिश्तेदार हों, दोस्त हों, उसके साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है, कि वो उसका एडिक्शन क्या है, जैसे कि उसको गैम्बलिंग खेलने की आदत है, ड्रग्स करने की आदत है, या कुछ ऐसी आदतें जिसके हेल्प से उसको ब्लैकमेल किया जा सके। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट की जाती थी, देन ओनली उस टॉप सीक्रेट का एक्सेस दिया जाता था, देन ओनली टॉप सीक्रेट का एक्सेस दिया जाता। और अटैकर्स ने यूएस गवर्नमेंट के इसी ओपीएम पर अटैक किया। अब अटैकर्स ने भी पहला तो एंथम पे अटैक किया, जो एंथम इंश्योरेंस कंपनी है। दूसरा पैरेलल अटैक किसके ऊपर किया? इसी के ऊपर, ओपीएम के ऊपर। मतलब ये है, उन्हीं सेम थ्रेट एक्टर्स ने एंथम के साथ साथ एक और ऐसे गवर्नमेंट प्रोग्राम को भी टारगेट किया जो उन लोगों के बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन संभालते थे जो लोग किसी टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट क्लियरेंस की सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए अप्लाई करते हैं। मतलब जिनको अगर टॉप सीक्रेट क्लियरेंस चाहिए उसके लिए वो अप्लाई करते थे किसके अंदर? ओपीएम के अंदर। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इसी कंपनी को, इसी ऑर्गेनाइजेशन को, इसी अपेक्स बॉडी को क्या किया? टारगेट किया। और इसमें भी हैकर ने क्या किया? हैकर ने लगभग 21.5 मिलियन, यानी 2.25 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मिलिट्री पर्सनल और कॉन्ट्रैक्टर का सेंसिटिव डेटा चुरा लिया था। इसमें भी उन्होंने क्या किया? 2.25 करोड़ लोगों का डेटा चुरा लिया था, जिसमें शामिल था उनका फिंगरप्रिंट डेटा, उनकी रेसिडेंसी हिस्ट्री, उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, या उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तक शामिल थी। अब इसका मतलब अटैकर्स ने एंथम से 78.8 मिलियन लोगों का डेटा चुराया और ओपीएम से 21.5 मिलियन, यानी 2.25 करोड़ सरकारी कर्मचारी, मिलिट्री पर्सनल और कॉन्ट्रैक्टर्स का सेंसिटिव डेटा चुराया। और दोनों डेटा को मिलाकर उन्होंने एक बहुत बड़ा क्रॉस रेफरेंस डेटाबेस तैयार किया। जब उन्होंने दोनों डेटाबेस का एक क्रॉस रेफरेंस डेटाबेस तैयार कर लिया, तो अब उनका नेक्स्ट स्टेप था डेटा कोरिलेशन। नेक्स्ट स्टेप था उनका डेटा कोरिलेशन। हैकर ने क्या किया? हैकर्स ने इन दोनों अलग अलग आइसोलेटेड डेटा सेट को आपस में मर्ज किया और क्रॉस रेफरेंस किया। जैसे कि डेटा सेट ए, जिसमें क्या शामिल था? ओपीएम डेटा सेट। इस डेटा सेट में उनके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस वाले सारे ऑफिशियल की लिस्ट थी, जिसमें उनके ट्रैवल हिस्ट्री थी, डीप फैमिली बैकग्राउंड डिटेल थी, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट थे और पासपोर्ट नंबर एक्स्ट्रा, ये सारी चीजें एटसेट्रा सारी चीजें लिखे हुए थे। वहीं पर जो डेटा सेट बी था, जिसके अंदर किसका डेटा सेट था? एंथम डेटा सेट।
जिसके अंदर एंथम के हेल्थ केयर का डेटा सेट था, जो ये बताता था कि कौन सा इंसान किस हॉस्पिटल में जा रहा है, कौन से मेडिकल बेनिफिट ले रहा है और उनका करंट एग्जैक्ट रेजिडेंस एड्रेस क्या है। बेसिकली जो हैकर थे उन्होंने इन दोनों मैसिव डेटाबेस को क्रॉस रेफरेंस किया, और क्रॉस रेफरेंस करके उन्होंने एक ऐसी लिस्ट फिल्टर आउट की जो पेपर पर तो कुछ और थे और असली में कुछ और थे। मतलब पेपर पर तो वो किसी स्टेट डिपार्टमेंट के कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थे या लो लेवल डिप्लोमेट्स थे, जो लो लेवल डिप्लोमेट बनकर काम कर रहे थे, लेकिन रियलिटी में उनका जो बैकग्राउंड और जो मेडिकल ट्रायल थी वो उनकी पेपर वाली प्रोफाइल से मैच नहीं कर रही थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? अटैकर्स ने उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जो एक्चुअल में अलग अलग देशों में अंडर कवर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव या CIA स्पाइसेस की तरह काम कर रहे थे। मतलब ये हुआ कि बिना किसी फिजिकल इनफिल्ट्रेशन के, बिना किसी स्पाई को टॉर्चर या कैप्चर किए या बिना बॉर्डर क्रॉस किए, सिर्फ पूरे डेटा कोरिलेशन और सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस के दम पर एक देश ने किसी दूसरे देश के ग्लोबल नेटवर्क को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया। एंड दैट इज द पावर ऑफ साइबर वारफेयर। ये असली पावर है साइबर वारफेयर की, अगर आप लोगों को नहीं पता चला तो। अब हम बात करते हैं डिफेंसिव एनालिसिस पर। अब हम बात करते हैं उसके डिफेंसिव एनालिसिस पर। एंथम केस स्टडी से एक बात तो हमें बिल्कुल समझ में आ गई कि अब सिर्फ मिलिट्रीज, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नेशन स्टेट अटैकर्स का टारगेट नहीं है। प्राइवेट कंपनीज, क्रिटिकल सप्लाई चेन्स और हेल्थ केयर सेक्टर्स भी अब मॉडर्न जियोपॉलिटिकल वारफेयर का एक्टिव बैटल ग्राउंड बन चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सिक्योरिटी बजट होता है, वो इन एडवांस अटैकर्स को क्यों नहीं रोक पाती? उनके सामने सरेंडर क्यों कर देती हैं? वो इनको रोक क्यों नहीं पाती? चलो इसी कैपेबिलिटी गैप और फेलियर्स को के 4 बड़े रीजंस के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। इसके 4 मेजर रीजंस हैं कि वो क्यों इनके सामने सरेंडर्स कर देती हैं, क्यों वो इनका सामना नहीं कर पाते। पहला रीजन है द नॉट मी सिंड्रोम, द इल्यूजन ऑफ ऑब्सक्योरिटी। ज्यादातर कंपनीज का माइंडसेट होता है कि हम तो सिर्फ एक इंश्योरेंस या लॉजिस्टिक कंपनी है और किसी देश की गवर्नमेंट हम पर अटैक क्यों करेगी। लेकिन वो रियलिटी से बिल्कुल बेफिक्र होते हैं। उनको रियलिटी के से बिल्कुल वाकिफ नहीं होते। उनको रियलिटी के बारे में नहीं पता होता। और वो रियलिटी क्या है कि वो भूल जाते हैं कि साइबर वारफेयर में उनके सिस्टम किसी बड़े या हाई वैल्यू टारगेट तक पहुंचने का एक पिवेट पॉइंट भी हो सकते हैं, रास्ता भी हो सकते हैं। हो सकता है कि अटैकर्स आपको आप में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अटैकर्स आपके डेटा में इंटरेस्टेड हो। अब ये चीज हम भूल जाते हैं कि आप तो सोच लिया कि मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मैं एक हॉस्पिटल हूँ, मैं एक छोटी सी कोई नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हूँ, तो किसी भी गवर्नमेंट को, किसी को भी मुझे अटैक करके क्या मिलेगा। बट आप एक चीज भूल गए कि आपको अटैक करके कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन आपके पास जो डेटा स्टोर है वो डेटा लेकर किसी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। सेकंड रीजन था कैपेबिलिटी गैप। स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप के पास बहुत सारे जीरो डे एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास इनफाइनाइट टाइम होता है, ह्यूज फाइंडिंग होती है, एडवांस टूल्स होते हैं और उनकी जो टीम्स होती है वो हाईली स्किल्ड टीम होती है। वहीं पर जो एक स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट सिक्योरिटी टीम्स होती है वो स्टेट स्पॉन्सर ग्रुप की टेक्निक्स और प्रोसीजर्स को समझ नहीं पाती। पहली बात तो उनके पास लिमिटेड बजट होता है, लिमिटेड टाइम होता है, टूल्स की कमी होती है, छोटी छोटी टीम होती है। उसके बाद फिर उनको इतने बड़े स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप, जिसको हम बोल, जिनके पास एक्सपर्ट की कमी नहीं है, जिनके पास टाइम की कमी नहीं है, जिनके पास फाइंडिंग की कमी नहीं है, और उनकी जो TTPs है वो
आपके एक नॉर्मल स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट सिक्योरिटी टीम्स को पता ही नहीं, तो उसका सामना करना मुश्किल हो जाता है। ये एक कैपेबिलिटी गैप है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। थर्ड वन आपका मिस आइडेंटिफिकेशन एंड नॉइस। जो नेशन स्टेट अटैकर्स होते हैं वो कभी भी अटैक जो टारगेट ऑर्गेनाइजेशन है उसके नेटवर्क में शोर नहीं मचाते। मतलब वो नेटवर्क में आते हैं, लिविंग ऑफ द लैंड जैसे टैक्टिक का यूज करते हैं। लिविंग ऑफ लैंड मतलब आप ही के सिस्टम के बिल्ट इन एडमिन टूल्स का यूज करते हैं और उनको यूज करके आपका जो रेगुलर ट्रैफिक है उसमें ब्लेंड हो जाते हैं, छुप जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि अटैकर्स जो अब कई बार क्या होता है, जो आपकी नॉर्मल सिक्योरिटी टीम्स होती है, अटैकर्स की जो शुरुआत की छोटी मोटी एक्टिविटीज होते हैं, छोटे मोटे थ्रेट्स होते हैं, उनको छोटे थ्रेट समझकर क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और बाद में जब सिक्योरिटी टीम जो सिक्योरिटी टीम्स होते हैं, जो आपके ब्लू टीमर्स होते हैं, जब तक उनको सिचुएशन की ग्रेविटी समझ आती है तब तक सारा डेटा चोरी हो चुका होता है, एक्सफिल्ट्रेट हो चुका होता है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर एक नेशन स्टेट अटैकर्स होगा, वो कभी भी नेटवर्क में हा हुल्ला नहीं मचाने वाला। वो आएगा, लिविंग ऑफ द लैंड अटैक क्या होता है कि आप ही के सिस्टम के जो भी टूल्स हैं, बिल्ट इन कमांड्स हैं, उन्हीं का यूज करेगा, आपके ट्रैफिक को मॉनिटर करेगा, मॉनिटर करके आप ही के ट्रैफिक का एक हिस्सा बन जाएगा। और जब वो स्टार्टिंग फेज में होता है, जब वो आपके सिस्टम पर कंट्रोल ले रहा होता है, तब हो सकता है कि छोटे मोटे अलर्ट आए आपके सिस्टम के ऊपर, आप क्या कर देते हो, उनको इग्नोर कर देते हो। और जब बाद में क्या होता है, उसकी जो सिचुएशन है वो सीरियस हो जाती है। वो छोटा सा अटैक जो आपने इग्नोर किया था, बाद में वो बड़ा बनता है, सीवियर बनता है, तो आप लेट हो चुके होते हैं, क्योंकि तब तक जो अटैकर था वो डेटा एक्सफिल्ट्रेट करके जा चुका होता है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है आपका, और आजकल मार्केट में क्या है कि एक हाइप बनी हुई है कि एआई और ऑटोमेटेड डिफेंसेस सब है, जो एआई है और जो ऑटोमेटेड डिफेंसेस हैं वो सब ठीक कर देंगे। लेकिन याद रखो कि ऑटोमेटेड डिफेंसेस नॉर्मल और नॉन थ्रेट को रोकने के लिए अच्छे हैं, लेकिन जो नेशन स्टेट अटैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कस्टम क्राफ्टेड पेलोड का यूज करते हैं, सिग्नेचर लेस मेथड का यूज करते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो नेशन स्टेट अटैकर्स हैं उनको डिटेक्ट करना ऑटोमेटेड टूल्स के बस की बात नहीं है। जो ऑटोमेटिक टूल्स हैं वो उनको डिटेक्ट करने में फेल हो जाते हैं। मतलब जब एक रियल इंसान स्क्रीन के पीछे बैठकर रियल टाइम में स्ट्रेटजी को बदल रहा हो, तो आपके ऑटोमेटेड एआई टूल्स क्या करेंगे? भैया एक सीन के पीछे एक रियल इंसान बैठा है, रियल टाइम में वो अपनी स्ट्रेटजी को बदल रहा है, रियल टाइम पेलोड को वो मॉडिफाई कर रहा है आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो उसका आपका जो एक एआई सिस्टम लगा है, एक आपका ऑटोमेटेड स्कैनर लगे हुए हैं, आपके एडीआर लगे हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो नॉर्मल और नॉन थ्रेट को ही वो कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल और नॉन थ्रेट को ही करना है, क्योंकि अभी जाके थोड़े एडवांस होने लगे हैं, क्योंकि अभी बिहेवियर एनालिसिस बेसिस पर आपके एडीआर्स हैं। लेकिन अब सोचो कि ये बहुत पुरानी बात है, क्योंकि जो डिफेंसेस है वो आपके पहले से मौजूद जो सिग्नेचर्स है उनको स्कैन करते रहते हैं, या फिर जो कम्युनिटी मालवेयर्स होते हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया को पता है, उन्हीं को वो स्कैन करते हैं। व्हाट अबाउट द न्यू वन, एक नेशन ट्रैक जो ऐसी वल्नरेबिलिटी जो कहीं पर है ही नहीं, जो इनके पास है, उसके बारे में क्या करेंगे? वे कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि इसके लिए आपको एक एग्रेसिव ह्यूमन लीड थ्रेट हंटिंग की जरूरत पड़ेगी, जो कंटिन्यूअसली हर एक छोटी छोटी चीज को सोचे, बैठे, एनालाइज की। तो बेसिकली मैं आपको अगर बताऊं, जो एंथम डेटा ब्रीच थे उसने साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री को दो बहुत बड़े सबक सिखाए। सबसे पहला सबक था कि डेटा इज द न्यू वेपन। डेटा का यूज सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए नहीं होता, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्पोनेज के लिए भी होता है। मतलब अभी ऐसा है कि जो डेटा है, डेटा का यूज सिर्फ पैसों की चोरी के लिए नहीं किया जाता, या उससे पैसे कमाने के लिए नहीं किया जाता। नावेडेज एक जियोपॉलिटिकल मतलब एक देश को दूसरे देश के ऊपर जासूसी करने के लिए भी डेटा की जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी इस डेटा का यूज किया जाता है। दूसरा, योर सिक्योरिटी इज ओनली एज स्ट्रोंग एज योर थ्रेट इंटेलिजेंस। मतलब
you need proactive detection, deep monitoring and constant vigilance। इसका मतलब ये है कि अगर आपने क्या किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पेरीमीटर वॉल्स या पेरीमीटर फायरवॉल्स या आपने एडीआरस खड़े कर दिए और आराम से सो गए कि भैया एडीआर चल रहे हैं, एआई सिस्टम चल रहे हैं, फायरवॉल चल रही हैं, अब मेरे सिस्टम में कोई नहीं आ सकता। तो अगर आपकी सोच ऐसी है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, तो जो एडवांस अटैकर्स हैं आप उनको नहीं रोक पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक प्रोएक्टिव डिटेक्शन चाहिए, डीप मॉनिटरिंग चाहिए और आपको कांस्टेंट विजिलेंस चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड से एक अलग क्लियरिटी मिली होगी साइबर वर्ल्ड के बारे में या साइबर वर्ल्ड के सोचने के लिए। ठीक है, आपको एक अलग एहसास हुआ होगा, एक अलग चीज सीखने को मिली होगी कि ओके, साइबर वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी होता है। ठीक है, तो जाने से पहले अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फोन सब्सक्राइब कीजिए, बेल बेल आइकन पर बटन दबाइए और अगले अपडेट्स के लिए तैयार रहिए। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो क्या होगा, आपके जो अपडेट्स हैं आपको नहीं पता चलेगा कि नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा, नेक्स्ट क्लास कौन सी आएगी। या फिर आपको क्या करना है कि जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हमारे व्हाट्सएप चैनल सबका लिंक दिया गया है। आप उन सबको ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें कि अभी क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि डेफ्रोनिक्स आप सभी के लिए है, वो सब आपके लिए सोच रही है। वो आप बस वो यही करना चाहती है कि एक तो आपका टाइम बचे, आपके पैसे बचे, दूसरा आपको राइट एजुकेशन मिले जिसके आप हकदार हो, वो भी एक ही जगह पर आपको अलग अलग यूट्यूब चैनल, अलग अलग एकेडमी के पास ना जाना पड़े। ओके, फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल या विचार है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अनाउंस अगेन, अनाउंस और अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल को जरूर से जरूर फॉलो कीजिए, जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके, नाउ माई सेल्फ सचिन, सीईओ ऑफ डेफ्रोनिक्स अकेडमी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे सेफ, जय हिंद।